प्रस्तुत है 28 जनवरी 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुए सीटेट के पेपर फर्स्ट के सीडीपी सेक्शन का क्वेश्चन एनालिसिस। तो आज के इस क्लास में सीडीपी में पूछे गए सभी सवालों के विश्लेषण को समझेंगे। और यहाँ पे पहला सवाल देखिए पूछा गया है, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। अब यहाँ पे सवाल कह रहा है कि मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने स्वयं के और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो जब हम अपने स्वयं का एवं दूसरों के कार्यों एवं व्यवहारों का अवलोकन करते हैं, उसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं, तो वह नैतिक विकास से संबंधित होता है। और यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। भाषा विकास, तो भाषा विकास तो ये इससे जुड़ा हुआ कथन ये है नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। शारीरिक विकास से भी ये कथन जुड़ा हुआ है नहीं, क्योंकि इस कथन के अनुसार यहाँ पे शारीरिक विकास का कोई वर्णन नहीं है। सांस्कृतिक विकास यहाँ पे हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक विकास से ज़्यादा ऊपर नैतिक विकास है, क्योंकि नैतिक विकास होगा तभी सांस्कृतिक विकास संभव है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे सवाल को लेंगे। कहता है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हेड टू टो, सिर से पैर की ओर विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है। तो ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। विकास पूर्वानुमेय है, अर्थात विकास का पूर्वानुमान किया जा सकता है। विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है। विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है और बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। तो ये देखिए, विकास के एक विशेष दिशा में बढ़ने का क्रम होता है, उसी में आपका है शीर्ष पाद विमुख, और एक है प्रोक्सीडेसिमल डेवलपमेंट, है ना। एक तो आपका पहले सिर विकसित होता है, उसके बाद धड़ विकसित होता है, ठीक है। सिर से नीचे पैर की ओर विकास बढ़ता है। पहले जो भी नवजात बच्चा होता है माता के गर्भ में पलता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो सबसे पहले उसका मस्तिष्क डेवलप होता है, उसके बाद उसके धड़ का विकास होता है, ठीक है। तो ये विकास के विशेष दिशा में आगे बढ़ने के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दो सिद्धांत होता है, एक सिर से पैर वाला होता है और एक केंद्र से किनारों की ओर जो विकास होता है वो होता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। ये एक कथन है और इस कथन के संदर्भ में एक तर्क भी दिया हुआ है। ये बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। अब यहाँ पे सही विकल्प आपको चुनना है कि ए और आर, यानी कि कथन और तर्क दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर और ए की सही, आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो अब यहाँ पे कथन और तर्क को अच्छे से समझ करके इसका निष्कर्ष देना है। अब यहाँ पे देखिए, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और ऐसा करने से बच्चों के विकास में हम अपना योगदान दे पाएंगे, उनके माता पिता से भी बहुत सारी ज़रूरतें बच्चों की पूरी करवा पाएंगे। और दूसरा का तर्क जो है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही तर्क है। क्योंकि देखिए, बाल विकास में जो पालन पोषण की शैलियाँ होती हैं वो प्रभावित करता है बच्चों के समाजीकरण को, बाल विकास को प्रभावित करता है। तो अगर अभिभावकों को पालन पोषण की शैलियों को अच्छे तरीके से बता दिया जाए, पालने के शैलियों के बारे में अच्छे तरीके से समझा दिया जाए वहाँ पे,
अगर हम चर्चा में शामिल करके उनको इस तरह से समझा दें कि आपको किस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण करना है, लोकतांत्रिक सिद्धांत को कैसे आप अपने परिवार में इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, बच्चों की शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे सही बात है कि बाल विकास जो है वो पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, और पारिवारिक परिवेश अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। ये आपका जो सवाल है ये ECCE से रिलेटेड है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो आपका NEP 2020 का ये नया जो 5 इयर्स प्रोग्राम है, 5+3+3+4 का, तो उसमें जो फर्स्ट ईयर प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ECCE आता है। तो उसी से संबंधित ये सवाल है, और यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कथन और तर्क दोनों ही सही हैं, और R जो है यानी कि तर्क जो है वो A यानी कि कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला चौथा सवाल हमारा यहाँ पे है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। ऑप्शंस आपके हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन लिया गया है, और इसमें क्या पूछ रहा है, सीधे सीधे पूछ रहा है कि वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। तो कौन कौन से चरण में बच्चों में कौन कौन से गुण आ जाते हैं, इससे संबंधित ये सवाल है। यहाँ पे देखिए वर्ग समावेशन की अवधारणा जो है वो आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है बच्चों में, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रेन कैन थिंक हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली मीन्स परिकल्पनात्मक रूप में सोचने लगते हैं। तो एक बार फिर से जीन पियाजे के स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन है, और इसका बहुत ही आसान सा आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जब बच्चे जो है वो परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लग जाते हैं। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल पूछा गया है जीन पियाजे से। एक बार फिर से चलिए, और आप यहाँ पे देखिए वाइगोत्स्की से फिर से एक सवाल है, एज पर लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज़ अ टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा, इसके फोल्डिंग। बहुत ही आसान सा सवाल है ना। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए अध्यापिका को क्या देना चाहिए। तो इसका फोल्डिंग देना चाहिए। इसके फोल्डिंग को हम लोग हिंदी में पाड़ कहते हैं, सपोर्ट यानी कि सहारा कहते हैं, ठीक है, ढांचा भी कहते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, और इस बार फिर से वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ सवाल है। लेव वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज़ ऑफ डैश फॉर एडवाइसिंग डैश डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे देखिए लेव वाइगोत्स्की ने विकास में वृद्धि हेतु किनके किनके इस्तेमाल पर बल दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप सवाल को समझिए, और ऑप्शंस आपके सामने हैं, शारीरिक या फिर शारीरिक और पारस्परिकता, नैतिक पुरस्कारों, सामाजिक स्मृति सहायक विधियों, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने यहाँ पे देखिए सामाजिक विकास में वृद्धि हेतु स्मृति सहायक विधियों के बल पर के इस्तेमाल पर बल दिया है, या फिर संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल पर बल दिया है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि देखिए लेव वाइगोत्स्की का जो है वो कल्चरल टूल्स और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो संज्ञानात्मक विकास है, वो कल्चरल टूल्स यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों की सहायता से होता है। बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था। कोहलबर्ग ने रखा था, लॉरेंस कोहलबर्ग। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। और
अगला सवाल लीजिए, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। क्रिया आधारित, जिसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, और तर्क इसका दिया हुआ है कि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो ये तो कथन जो है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखिए चाहे शिक्षण की कोई भी विधि क्यों ना हो, कोई भी पद्धति क्यों ना हो, शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी ही रहेगी। यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, तो ये सीधा सीधा गलत तर्क है। यहाँ पे पहला जो तर्क है, पहला जो कथन है, ये कथन सही है कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि ए जो है वो सही है, कथन सही है और तर्क आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टेट दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत कथन है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत ये नहीं कहता है। सभी बुद्धियों में बुद्धि स्तर एक समान है, ये भी बिल्कुल गलत कथन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये भी आसान सा सवाल था, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अगला सवाल लेंगे कि लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं। वाइगोत्स्की महोदय भाषा को किस प्रकार देखते हैं। भाषा अधिगम प्रक्रिया में बाधक है, बिल्कुल ऐसा वो नहीं कहते हैं। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है, बिल्कुल सही जवाब है यही। भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहते हैं। भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नगण्य अंश का मतलब है कि भाषा का कोई महत्व ही नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सांस्कृतिक उपकरण है भाषा, जो अधिगम को सुसाधित करती है, मतलब अधिगम में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर देखिए बाइफर्केशन किया जा रहा है, मतलब कि लड़कों और लड़कियों में विभाजन किया जा रहा है, अलग अलग भागों में बांटा जा रहा है उन दोनों को। तो यहाँ पे लिंग रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। ये भी आसान सा सवाल था। अगला सवाल पढ़ेंगे, अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करे ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम अपना दे। तीसरा है कि सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करे। और चौथा है कि इन मतभेदों के बारे में ध्यान ना दे। अब देखिए सवाल को अच्छे से समझिए कि अंग्रेजी विषय की शिक्षिका सरिता ने देखा कि कक्षा में जो वो पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाएंगे ही, क्योंकि विकास का विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होता है, उनकी मानसिक क्षमताएं अलग होती हैं, इसलिए तो भिन्नताएं होंगी ही। तो ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करना चाहिए ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। या फिर छात्रों को देखिए, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप एलिमिनेट करिए, मतलब जो गलत कथन है उनको बिल्कुल काटते चलिए। जैसे कि दूसरा कथन है कि छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम अपनाएं, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऐसा करना हमारे किसी भी शिक्षण पद्धति में नहीं है। सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें, ये ठीक लग रहा है, इसको रहने देते हैं। और चौथा जो है, इन मतभेदों के बारे में ध्यान ना दें, आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दो कथन को हमने आसानी से एलिमिनेट कर दिया। अब बच गए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। अब इन दोनों में अच्छे से समझना है कि क्या होगा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझेंगे कि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो, ये यहाँ पे ज़्यादा सटीक पॉइंट है।
सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। अब सीखने में सुधार के लिए शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करना, ये भी सही कथन है। ठीक है, तो आपको ऐसी स्थिति में जो सबसे ज़्यादा बेहतर लगे उसकी तरफ जाना चाहिए और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन इवैल्यूएशन से सवाल है ये। विद्यार्थियों का नामीकरण। अब अगर आपको हिंदी के वर्ड अच्छे से समझ में नहीं आते तो यहाँ पे आप इंग्लिश से इसकी हेल्प ले सकते हैं। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांट देना। ठीक है, कि कोई बहुत तेज विद्यार्थी है, कोई साधारण विद्यार्थी है, कोई मानसिक रूप से पिछड़ा विद्यार्थी है। ठीक है, तो ऐसा करना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, है ना। अगला है कि समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण। ये भी तो वही बात हो गई, ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, ये बिल्कुल सही है। कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन नहीं करना है, बल्कि उनके और ज़्यादा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास करना है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? ठीक है, मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है जब हम विद्यार्थियों को शामिल करते हैं। अब देखिए ऑप्शंस हैं कि अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। जो अधिगम का मूल्यांकन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाता है और ये बिल्कुल सही कथन है। रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है। अब यहाँ देखिए, जब हम मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करेंगे तो रचनात्मक मूल्यांकन होगा, ना कि योगात्मक मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो दूसरा कथन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तीसरा है कि व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थियों को शामिल करने पर व्यापकता बढ़ती है। सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदलता है, ये भी बिल्कुल गलत कथन है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता है इस प्रक्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाता है। कि जब हम अधिगम का मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ पे अधिगम के लिए, यानी कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशिए पर स्थित यानी कि वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अब ये समावेशी शिक्षा से सवाल है, तो समावेशी शिक्षा से तो हर साल सवाल रहता ही है ना। ऑप्शंस हैं, पहला कि सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। उन्हें एक अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए, ऐसा करके हम समावेशी शिक्षा के अंतर्निहित मूल्यों के विरुद्ध चले जाएंगे। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे कि सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, तभी हम समावेशी शिक्षा को वहाँ पे लागू कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। टू प्रमोट इंक्लूजन ऑफ ए स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट अ टीचर शुड verbally explain the information, show charts to explain the concept, use sign language, look at them frequently। अब विजुअल इम्पेयरमेंट है, यानी कि आप वैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो आँख से नहीं देख पा रहे हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब क्या हुआ? दृष्टि बाधित। ठीक है, तो जो दृष्टि बाधित होंगे आप उनको चार्ट दिखाएंगे या फिर साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे या उन्हें बार बार देखेंगे, तो वो तो देख पा ही नहीं रहा है, तो देखने की क्रिया बिल्कुल गलत होगी वहाँ पे। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वर्बली एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हिंदी में इसी प्रश्न को इस प्रकार से लिखा गया है कि कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए?
तो जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए ताकि बच्चे सुन करके उसको समझ सकें। जब हम चार्ट दिखाएंगे या फिर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, बार बार देखेंगे, तो देखने की क्रिया तो बच्चों में हो ही नहीं रही है और हम देखने की क्रिया उनसे करवा रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। आइए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी डिसलेक्सिया इज़। यहाँ पे डिसलेक्सिया से सवाल है और इसी को देखिए हिंदी में कहते हैं पठन वैकल्य। अगर आप हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं तो सीधे आप इसकी अंग्रेजी देखिए, ठीक है, इंग्लिश में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। डिसलेक्सिया काफ़ी फेमस है और ये हर एक बार सीटेट में पूछा ही जाता है और इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस मूवी भी बनी है, तारे ज़मीं पर, है ना। और इस मूवी में दरअसल सफारी ने आमिर खान के साथ एक्टिंग की है। इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है और यदि आपने उस फिल्म को देखा है तो आपने देखा होगा उस फिल्म में कि वह बच्चा जो है, जो लिखा हुआ कुछ भी रहता है तो उसको पढ़ने में वो असमर्थ हो पाता है ना, असमर्थ हो जाता है, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डिफ़िकल्टी इन कम्प्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट, यही तो सही आंसर है, क्योंकि जब टेक्स्ट की बात करेंगे यानी कि जो लिखा हुआ चीज़ है उसको पढ़ने में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग नहीं है, डिफ़िकल्टी इन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं है और डिफ़िकल्टी इन ईटिंग भी नहीं है। टहलने दौड़ने में, बातचीत करने में, खाना खाने में, इन सब में वो ठीक ठाक है, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो फिर पढ़ने में वो क्या होता है, वो थोड़ा सा पिछड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी नीड्स टू बी प्रोवाइडेड इन द स्कूल टू हेल्प चिल्ड्रेन बिलोंगिंग टू डिप्राइव्ड ग्रुप्स, यानी कि ये देखिए वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। आपका ये सवाल भी समावेशी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो समावेशी शिक्षा से दूसरा सवाल था विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। दूसरा है कि कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना। तीसरा, उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना। और चौथा है उन्हें उसी स्कूल के एक अलग सेक्शन में पढ़ाना। अब जो वंचित समूहों से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए हम विषयों के चयन में लचीलापन लाएंगे, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग द सब्जेक्ट्स, बिकॉज जब भी हम वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की बात करेंगे तो अगर उनके लिए एक समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू कर दिया जाए या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में लागू कर दिया जाए तो वो उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। अब ऐसे बच्चों के लिए हमें विषयों के चयन में लचीलापन लाना होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी विषय को पढ़ा रहे हैं तो एक तो उन्हें वंचित समूह के जो बच्चे हैं उनके संदर्भ से, उनके पृष्ठभूमि से जोड़ करके पढ़ाना होता है और हम विषय से कुछ ऐसी चीज़ों को हटा भी सकते हैं जो उनकी समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे। इफ़ ट्विंकल राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड देन हर टीचर शुड, कहता है कि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करें। ये लड़की तुम बाएं हाथ से क्यों लिख रही है? सब लोग तो दाएं हाथ से लिखते हैं, तुम क्यों बाएं हाथ से लिख रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने देना चाहिए। इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दे दें। उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। तो यहाँ पे देखिए ये सारे प्रश्न जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट वाले हैं, तो इनको हम गलत करते जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है कि उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क से एक सवाल और है। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और तर्क क्या कह रहा है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ देखिए इसमें फिर से कथन को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके संदर्भ में जो तर्क दिया है उसको भी अच्छे से समझेंगे। अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग
चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सहयोगी अधिगम से जुड़ा हुआ है ना, सहयोगी अधिगम से जुड़ा हुआ है। और जब सहयोगी अधिगम की बात होगी तो वह समाजीकरण से जुड़ा होगा। ठीक है, किससे जुड़ा होगा? तो समाजीकरण से जुड़ा होगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होगी। ठीक है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया होगी। ये दोनों ही बातें सही हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम सही करेंगे कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू प्रमोट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग? प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम, इसके लिए हमें किस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, किस चीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए, कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी में दिया हुआ है कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किनका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन हैं उदाहरण का प्रयोग, गैर उदाहरण का प्रयोग, अनुरूपक का प्रयोग, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे हो सकता है कि हिंदी के नाम में कंफ्यूज कर जाएं, तो ऐसे बच्चों के लिए इंग्लिश के वर्ड बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स, नॉन एग्जाम्पल्स, एनालॉजीज, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे सीधे सीधे कटेगा ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन हमें बच्चों को नहीं देना है, हम उदाहरण देंगे उनको जिस भी विषय को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम साइंस के अंदर पढ़ा रहे हैं दहन। ठीक है, तो दहन पढ़ा रहे हैं, तो दहन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई, बहुत सारी चीज़ को पढ़ना है इसमें। जैसे कि मोमबत्ती का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, आग कैसे जलती है, आग को जलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो उसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, नॉन एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, मतलब गैर उदाहरण में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आप सीधे सीधे टॉपिक से जुड़ी हुई नहीं रहेंगी। जैसे कि आप कोई कहानी बताने लग जाइएगा कि हमारे घर में एक बार ऐसा हुआ कि गैस में आग लग गई। अब गैस में आग लग गई, सिलेंडर में आग लग गई, और सिलेंडर में आग लगने के उपरांत क्या हुआ कि चूँकि मैंने इस चीज़ को पढ़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया कि एक भींगे कंबल को सिलेंडर के चारों ओर लपेट दिया। तो सिलेंडर को चारों ओर जब लपेटा गया तो आग बुझ गई। अब आग बुझने के पीछे कारण क्या था? तो कारण ये था कि आग तक ऑक्सीजन की पहुंच को रोक दिया गया। जब ऑक्सीजन आग तक पहुंचेगी नहीं तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए नॉन एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने जोड़ दिया उसको। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं बच्चों के जीवन में घटित होती रहती हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे उदाहरणों से जोड़ते हैं तो इनको नॉन एग्जाम्पल्स कहते हैं। एनालॉजी का मतलब हो गया सहसंबंध। अगर किसी विषय के बारे में हम कुछ बता रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों को हम बिल्कुल बच्चों को बताएंगे ताकि उनकी समझ और ज़्यादा बेहतर बने। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन चेक कर लीजिए, ओनली वन ये तो गया, ओनली 1 और 2 ये भी गया, 1 2 3 ये सही है, 1 2 3 4 5 गलत है। चलिए तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? संरचनावादी कक्षा, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में लर्निंग शुड बी कंसेप्चुअलाइज्ड एज, यहाँ पे देखिए क्या है, केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन, वास्तविक जीवन से वियोजित होना चाहिए, और शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम। अब यहाँ पे देखिए संरचनावादी कक्षा में क्या कहता है, और हमारा एनसीएफ जो है, एनसीएफ 2005 के अनुसार से ही भी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एनसीएफ 2005 का रेफरेंस लेंगे। संरचनावादी शिक्षा, संरचनावाद पर ही आधारित है एनसीएफ 2005। ठीक है, तो संरचनावाद में क्या होता है, केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। वास्तविक जीवन से वियोजित, अब यहाँ देखिए वियोजित शब्द का मतलब क्या होता है, अब फिर आप हिंदी में फंसिएगा तो इंग्लिश में देखिए, डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियल लाइफ। तो जैसे डिसकनेक्ट हो गया रियल लाइफ से तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होगा नहीं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी गया। रिजल्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, अब इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंध यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे बात होती है वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता का और संपर्क का परिणाम। ये जीन पियाजे महोदय
ये जीन पियाजे महोदय हो गए और ये स्किनर महोदय हो गए, इन सब ने संरचनावाद को समर्थित किया है, उसके संदर्भ में अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना। बेमतलब शब्दों का समूह बना करके हम उनको कैसे किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ये गलत हो गया। जानकारी को अव्यवस्थित रूप पे प्रस्तुत करना। अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने से भी कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, ये सही चीज़ है। जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत कर देना। अगर बिना किसी संदर्भ के हम ज्ञान बांटने लग जाएं तो कोई भी नहीं सीखेगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है कि जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना। दृश्य रूपक और समरूपक अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, विजुअल मेटाफर्स एंड एनालॉजिस रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन। विजुअल मेटाफर्स एंड एनालॉजिस एक दूसरे से जो जुड़े हुए चीज़ें होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा हो गया सही। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमारा है, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि समस्या को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ये तो सही कथन है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही कथन है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, ये भी सही कथन है। विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी कर दे, ठीक है, जैसे भी गलत सलत करना है तो गलत सलत ही कर दे, लेकिन जल्दी कर दे, इसी से बचना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए शिक्षकों को, ठीक है। तो ये गलत कथन हुआ और हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, चौथा। चलिए अगला सवाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए, और ये सवाल है, विथ रेफरेंस टू एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, यानी कि विद्यार्थी जो गलती करते हैं उसके संदर्भ में अध्यापिका को, शिक्षक को क्या करना चाहिए? नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। नहीं, नकारात्मक पुनर्वलन हम नहीं देंगे गलती करने पर। अब देखिए, नकारात्मक पुनर्वलन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? डांटना, ठीक है, डांटना, शारीरिक दंड देना, ठीक है, शारीरिक दंड देना, मानसिक दंड देना, तो ये सारी चीज़ें नकारात्मक पुनर्वलन के तहत आती हैं। तो नकारात्मक पुनर्वलन हमें नहीं देना है, ये कथन गलत हो गया। दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना, तो ये तो पहले ही हमने यहाँ पे गलत कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियाँ हुई हैं, बिल्कुल सही जवाब है कि उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियाँ हुई हैं और फिर उसे दूर करना चाहिए। त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसके पीछे के कारण को ढूंढना चाहिए कि ऐसा वो क्यों कर रहा है, ताकि हम उसके फिर उस कमी को दूर कर पाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़िए। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर, संज्ञान और भावनाएं क्या हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? बिल्कुल नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित होते हैं? ऐसा भी नहीं है। एक दूसरे से परस्पर संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब है। वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं? बिल्कुल गलत है, प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो संज्ञान और भावनाएं, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और भावनाओं के संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने थ्योरी भी दी है, जिसमें जॉन बॉल्बी का लगाव का सिद्धांत आ जाता है आपका। A student who considers his lack of ability as the reason for repeated failures is likely to develop a sense of। अब देखिए, एक विद्यार्थी है जो बार बार मिलने वाली असफलताओं के कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? कौन सा भाव पैदा होगा उसमें? अगर कोई विद्यार्थी जो है वो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण
उसकी योग्यता की कमी को मानता है। उस समझता है कि मेरे अंदर इतना टैलेंट ही नहीं है, इसीलिए मैं बार बार असफल हो रहा हूँ। उच्च आत्मसम्मान बिल्कुल गलत। अधिगम निस्सहायता ये सही है। सकारात्मक अवधारणा ये गलत है। आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि ये भी गलत है। बच्चा ऐसा मान रहा है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, ठीक है, मेरे अंदर इतना टैलेंट ही नहीं है और इसलिए मैं बार बार फेल हो जा रहा हूँ, तो वह अधिगम निस्सहायता का अनुभव कर रहा है। उसके अंदर कैसी भावना पैदा हो रही है? लर्नेड हेल्पलेसनेस की भावना पैदा हो रही है, ठीक है, वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? अब देखिए NEP 2020 से सवाल तो आना ही है, तो NEP 2020 से सवाल आ भी चुका है। एक सवाल पहले हम लोगों ने ऊपर में देखा, ECCE से जुड़ा हुआ था और ये सीधे सीधे NEP 2020 से जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि बहुविषयकता शिक्षा, कठोर पाठ्यक्रम, योगात्मक आकलन, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो बहुविषयकता शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन 1 सही है। कठोर पाठ्यक्रम बिल्कुल गलत है। योगात्मक आकलन नहीं है, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात ही की गई है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं है, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। परीक्षा इसमें भी लचीली ही रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि परीक्षा को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, लास्ट सवाल लेंगे, अभी अंतिम सवाल बचा हुआ है। डैश इम्पैक्ट लर्निंग निगेटिवली, अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित कौन करता है? कुपोषण बिल्कुल सही जवाब। उत्सुकता, अभिसंज्ञान, महारत, उन्मुखी लक्ष्य, ये सारी चीज़ें जो है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। उत्सुकता बच्चों में रहेगी तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अभिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन के संबंध में आप लोगों ने एंडरसन एवं क्रेथवॉल के सिद्धांत को पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसे हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। एंडरसन एंड क्रेथवॉल, इन्होंने मेटाकॉग्निशन की थ्योरी दी है ना। संज्ञान का ज्ञान परासंज्ञान कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद है महारत उन्मुखी लक्ष्य यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड गोल, तो ये भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जबकि यहाँ सवाल क्या कर रहा है? नकारात्मक रूप से, तो नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा कुपोषण, जो अधिगम में रुकावट पैदा करेगा। तो जो रुकावट पैदा करे वो नकारात्मक होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे CDP का सेक्शन हो गया कंप्लीट। बाकी बचे हुए सेक्शंस के ऊपर भी क्लासेस लाए जाएंगे, तो बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले क्लासेस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।